बराह रास्त से चलेंगे आपको सेनेट में शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। उसका जो माली दिवालियापन के करीब है, और क्योंकि उनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर हमसे कहीं ज्यादा था, दे वर मोर कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑब्वियसली हमसे बड़ा मुल्क है, हमसे बड़ी मईशत है और हमसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब इस सब चीजों को सामने रखते हुए मिसहैंडलिंग, इकोनॉमिक कलैप्स, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, भारत बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। लेट द नेशन बी रेडी एंड लेट द इंडियंस अंडरस्टैंड, लेट नरेंद्र मोदी अंडरस्टैंड, जयशंकर, आई एम सेइंग इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बीवेयर, बीवेयर। अगर आपने कोई हम पर आंख उठाई या हाथ उठाया तो फरवरी भी याद रखना और फौरी जवाब के लिए भी तैयार रहना। ये कौम तुम्हारी गीदड़ भपकियों में नहीं आएगी। मसला कश्मीर पर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की आन पर हम कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। तो मैं चाहता कि मुशाहिद भाई होते तो मैं वजाहत कर लेता, और अगर मजीद वजाहत चाहिए तो फॉरेन रिलेशंस कमेटी का इजलास बुला ले, मैं कई और चीजें उनके सामने पेश कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सेनेटर गौस ने सेनेट इजलास इस वक्त जारी है और शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल करे थे। उनका कहना है इंडिया पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीर पर मौक़िफ़ तब्दील करने में कामयाब नहीं हो सका। सलामती काउंसिल के इलेक्शन में एशिया पैसिफिक ग्रुप की मुशावरत होती है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमें मुशावरत के लिए वक्त चाहिए होगा। जजेस का इत्तेफाकी राय हो गया तो मुख्तसर फैसला आज सुना देंगे। तो जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा शोकाज नोटिस के बाद जुडिशल काउंसिल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ का सवाल बहुत अहम है। आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। इस हवाले से जुल्करनैन इकबाल से जानेंगे। जुल्करनैन, बताइएगा फैसला महफूज हो गया है, आज की समाअत में क्या अहम चीज़ें सामने आई हैं? देखिए, आज बुनियादी तौर पर जवाब का दिन था और जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक आज पेश हुए और उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से जो तमाम तर मनी ट्रेल और टैक्स का और उनका अपने शनाख्ती कार्ड का ज़रई ज़मीनों की मलकियत का जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने जमा करवाया। साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से फ़रोग नसीम ने FBR से जो तमाम टैक्स रिकॉर्ड था जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का, वो भी सीलशुदा लिफाफे में जमा करवाया, जो कि अदालत ने कल मांगा था FBR से। वो तमाम चीज़ें जमा होने के बाद मुनीर मलिक ने अपने जवाब का आगाज़ किया और उनका ये कहना था कि इस बात ये कहना कि जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी का केस है वो जस्टिस फाइज साहब पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि इफ्तिखार चौधरी केस पे शो कॉज नोटिस जारी नहीं हुआ था, तो ये बात सरासर गलत है। क्योंकि जो नोटिस है, खुद जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी हवाला भी दिया जो उन्होंने ऑलरेडी जमा करवाए हुए थे अदालत में, उसके मुताबिक इफ्तिखार चौधरी को बुलाया गया था जवाब देने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। साथ ही साथ उन्होंने अहम बात ये कही कि जो वेबसाइट इस सर्च के लिए इस्तेमाल की गई है हुकूमत के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया की जायदादों के लिए, उसका उन्होंने कहा कि वो वेबसाइट फ्री में नहीं सर्च होती, उस पर जो भी सर्च करना चाहे उसको पैसे देने पड़ते हैं, ऑनलाइन अदायगी करना पड़ती है, जिसकी रसीद बाकायदा ईमेल की जाती है। अगर तो ये वाकई में सर्च वही डोगर ने या फिर असासाजात रिकवरी यूनिट ने सर्च किया और उसकी अदायगी भी की थी तो उसकी रसीदें कहाँ हैं? क्योंकि जो जस्टिस फाइज ईसा ने रिसर्च करके बाज़ सियासी शख्सियात की वज़ीर-ए-आज़म समेत जायदादों का हवाला दिया था उस वेबसाइट के हवाले से, उनका कहना था कि हमने वो तमाम रसीदें जमा कराई हैं, इसलिए अगर तो ये सर्च वाकई में हुकूमत ने या ARU ने किया तो उसकी रसीदें भी पेश करें। ताहम जो जस्टिस मकबूल बाकर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जो वफाक का एक नुक्ता है कि आर्टिकल 211 के तहत जब शो कॉज नोटिस जारी हो जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को फिर सुप्रीम कोर्ट समेत किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। जस्टिस याही आफरीदी ने यह सवाल उठाया कि आप आए हैं 184(3) में, यानी जज के बुनियादी हकूक़ को लेकर, अगर हम इस नतीजे पर पहुँचे तो क्या जज के बुनियादी हकूक़ अहम होंगे या उनका उठाया गया हलफ अहम होगा? इस पर मुनीर मलिक का ये कहना था कि ये दरख्वास्त किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ना ही किसी एक इंफरादी शख्स की हैसियत से दायर की गई है, ये अदलिया का मामला है। इस पर 29 बार काउंसिल्स ने भी आके अदालत में दरख्वास्तें दायर की हैं, इसलिए अदालत इसको एक शख्स के बुनियादी हकूक़ के तौर पर ना देखे। जो बुनियादी तौर पर दो चीज़ें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी पटिशन में उठाई थी, उनका ये कहना था कि एक तो प्री रेफरेंस स्टेज है कि रेफरेंस से पहले जो उनके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किए गए वो गैर कानूनी तरीके से किए गए, क्योंकि असासाजात रिकवरी यूनिट जजेस के खिलाफ जो तहकीकात है वो नहीं कर सकता, वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ जुडिशल काउंसिल का है। वो जो तमाम तर शवाहिद उनके खिलाफ पेश किए गए
वो गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे किए गए हैं। उनका ये मौक़िफ़ था कि क्योंकि ये सारी प्री रेफरेंस स्टेज है, इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जायज़ा नहीं ले सकती, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस का जायज़ा लेना है। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके जो रेफरेंस उसकी कार्रवाई को चैलेंज किया है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि जजेस की जो अपने अहल खाना है उनकी प्रॉपर्टी ज़ाहिर करने के पाबंद हैं, और साथ ही साथ हुकूमत का ये भी कहना था कि क्योंकि अब आर्टिकल 211 का इतलाक़ होता है और जस्टिस फाइज़ ईसा को शो कॉज भी जारी हो चुका है और वो शो कॉज नोटिस का जवाब भी दे चुके हैं, इसलिए उन्होंने गलत बस में सवारी कर ली है और वो गलत जगह पर आ गए हैं। उनका फ़ोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही बनता है, उनको वहीं जवाब देना चाहिए था और उनकी पटिशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, यानी काबिल समात नहीं है, लिहाजा अदालत इसको खारिज करे। दूसरी जानब जस्टिस फाइज़ ईसा ने सदारती रेफरेंस को कलअदम करार देने के साथ साथ सजात रिकवरी यूनिट को भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि शहजाद अकबर जो इसके सरबराह हैं और ज़ियाउल मुस्तफ़ा जो कि लीगल एडवाइज़र हैं सजात रिकवरी यूनिट के, उनकी तकर्रियों को भी ना सिर्फ अदालत कलअदम करार दे बल्कि अब तक जो तनख्वाहें, मराद और दीगर वो फाइनेंशियल पर्क्स ले चुके हैं उसकी भी उनसे रिकवरी की जाए। ये सारा मौक़िफ़ है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। तो तकरीबन 7 अगस्त को जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने सदारती रेफरेंस को चैलेंज किया था। 17 सितंबर को पहली समाअत हुई जिस पर 2 बेंच के जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक ने खुद को अलग कर लिया। उसके बाद एक फुल कोर्ट तश्कील दी गई जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में, जिसने 24 सितंबर 2019 को अटॉर्नी जनरल वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। तब से अब तक 45 समातें हुई थी और आज 46वीं समात हुई थी, जिसके बाद अदालत ने जो फैसला उसको महफूज कर लिया और जजेस का अगर इत्तफाक राय हो गया तो बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल के बकौल 4 बजे अदालत इस केस का फैसला सुनाएगी, जो अगर वो किसी नतीजे पर पहुंच गए तो। जी 46वीं समात थी और फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा अगर जजेस का इत्तेफाक हो गया तो। बहुत शुक्रिया जुल्कनैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हाउसिंग सोसाइटीज के जरिए फ्रॉड करने वालों से नैब रावलपिंडी की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी सामने आ गई है। फिल्म स्टार लकी अली ने प्री बार्गिंग करके 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस कर दिए। एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक लकी अली मुख्तलिफ नामों से हाउसिंग सोसाइटीज की तशहीर करके आवाम से पैसे और रकम बटोर रहे थे। नैब लकी अली की प्री बार्गिंग दरखास्त मंजूरी के लिए आज अदालत में पेश करेगा। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। रिहायशी स्कीमों के नाम पर जालसाजी का धंधा। नैब रावलपिंडी को फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अहम कामयाबी मिल गई। फिल्म स्टार लकी अली का धोखाधड़ी के जरिए आवाम को चूना लगाने का इतराफ। नैब से प्ली बार्गेन कर ली। 1 अरब 95 करोड़ नैब को वापस कर दिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक लकी अली ने 11 जाली रिहायशी स्कीमों के नाम पर 9000 लोगों को लूटा। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड में लकी अली की एक भी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं। फिल्म स्टार मुख्तलिफ नामों से हाउसिंग सोसाइटीज की तशहीर करके सादा लो आवाम से पैसे बटोरते रहे। नैब हुकाम कहते हैं लकी अली से रिकवरी की गई रकम मुतासरीन को वापस की जाएगी। और आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल्स एसोसिएशन की शुगर इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने ऑब्जर्व किया है कि चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट हतमी नहीं, उसे सिर्फ इल्ज़ाम की तरह लिया जाए। ये रिपोर्ट सिर्फ वफाकी हुकूमत के लिए है और इदारों पर जो इस हवाले से बॉन्डिंग नहीं है। जो इदारे अब तफ्तीश करेंगे वो इस रिपोर्ट से मुतासिर नहीं होने चाहिए। तो आपको बताते चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल्स एसोसिएशन की शुगर इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने ऑब्जर्व किया है कि चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट हतमी नहीं है, इसे सिर्फ इल्ज़ाम की तरह लिया जाए। ये रिपोर्ट सिर्फ वफाकी हुकूमत के लिए है, इदारों पर बाइंडिंग नहीं है और जो इदारे अब तफ्तीश करेंगे वो इस रिपोर्ट से मुतासिर नहीं हुए। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक और कराची के तमाम 6 अजला में कोरोना से शदीद मुतासर इलाकों को 14 दिन के लिए सील कर दिया गया। सिलेक्टेड लॉकडाउन के दौरान ग्रॉसरी और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेगा। अशियाए खुरनोश की खरीदारी के लिए घर से एक फर्द को निकलने की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और बगैर वजह घर से निकलने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भरना पड़ेगा। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का एक और इक़दाम। कराची के 6 अजला के मुंतखब इलाकों में सख्त लॉकडाउन हो गया। कोरोना से शदीद मुतासिरा इलाकों में गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D, ब्लॉक 7, 14, 15, 11, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 और 13, तारिक रोड और जहांगीर रोड में लॉकडाउन है। हॉट स्पॉट में 3 हट्टी,
सोल्जर बाजार, ली मार्केट, सदर, उर्दू बाजार, बहादुराबाद, आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, मलिर हॉल, अल-फलाह सोसाइटी, लांडी 36B, कय्यूमाबाद, मेट्रोविल फ्रंटियर कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल हैं। मुतासिरा इलाकों में 14 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान ग्रोसरी शॉप्स और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और बगैर वजह के घर से निकलने पर पाबंदी है। अशियाए खुर्दोनोश की खरीदारी के लिए घर से एक फर्द को शनाख्ती कार्ड के हमरा निकलने की इजाजत है। मुतासिरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी है। मरीज के साथ सिर्फ एक तीमारदार बाहर जा सकेगा। लॉकडाउन वाले इलाकों में होटलों और रेस्टोरेंट से टेक अवे और फूड डिलीवरी भी बंद है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किया गया है। खुर्शीद आलम से जानते हैं जिला बस्ती में नॉर्थ कराची की UC 14 में क्या सूरत हाल है। जी खुर्शीद, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं आप? मैं इस जिला बस्ती की UC फातिमा जिन्ना में मौजूद हूँ, जहाँ पर लॉकडाउन हो चुका है और यहाँ पर जो रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लैट्स पर मुश्तमिल जो पुराने मंसूबे हैं, कंट्री टावर, अनारकली कॉम्प्लेक्स, बाब इकबाल, बाब गाजी, यहाँ पर रास्तों को बंद कर दिया गया है। इलाके के जो बाजार हैं यहाँ के वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और दूध डबल रोटी की दुकानें खुली हुई हैं और उन फ्लैटों के दरवाज़ों को बंद करके उस पर बाकायदा प्ले कार्ड लगा दिया गया है कि इसको बंद किया जा रहा है 14 रोज़ के लिए। जो UC फातिमा जिन्ना की दीगर गलियों को हमने देखा, वहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां है और ज़्यादातर तादाद में लोग हमें वहाँ पर वो नज़र आए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। लेकिन इस इलाके में हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, उन्होंने अब आज अपनी छुट्टी की है दफ्तरों की, क्योंकि इस एतबार से आज पहला दिन था उनके लॉकडाउन का और बेशतर लोग अपने दफातर नहीं जा सके हैं। पुलिस से हमारी बात हुई, उनका भी कहना है कि किसी इमरजेंसी की सूरत में लोगों को आने और जाने की इजाज़त बिल्कुल दी जाएगी और इसी तरह अगर किसी को अपने घर से बाहर निकलकर दूध डबल रोटी ख़रीदना है या दवाएं लेनी है तो उसकी भी इजाज़त दी जा रही है, लेकिन गैर मुतल्लिक़ अफराद को आने और जाने की इजाज़त नहीं है। और ये वो इलाका है जहाँ पर इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग सब्जियां, गोश्त और दीगर अशिया खरीद रहे होते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है। जी, गैर मुतालिका अफराद को आने जाने की इजाज़त नहीं है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने और SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। सदर में क्या सूरत हाल है, फैसल खान से जानते हैं। जी फैसल, बताइएगा SOPs पर कितना अमल किया जा रहा है? देखिए, सदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मोबाइल मार्केट सदर जो कराची की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है, इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके साथ साथ अकबर रोड की बात करें, जो मोटरसाइकिल की बड़ी मार्केट्स है, वो भी बंद है। इस वक्त शहर की जो तमाम बड़ी मार्केट्स हैं सदर के एरिए में, चाहे वो गुल प्लाजा हो, चाहे जामा क्लाथ मार्केट हो, चाहे जो है दूसरी दीगर टायर की होलसेल मार्केट हो, वो तमाम उर्दू बाज़ार समेत तमाम मार्केट्स इस वक्त बंद है। जो फाइनेंशियल हब कहलाते हैं कराची के, वो तमाम मार्केट इस वक्त बंद है। जोड़िया बाज़ार में सिर्फ खाने पीने की अशिया और मेडिसन मार्केट खुली है। इसके अलावा ये तमाम मार्केट्स बंद हैं, क्योंकि कमिश्नर कराची ने पहले ही इन दुकानदारों को मुतनब्बे किया था कि अगर उन्होंने SOP पर अमल दरामद नहीं किया तो वो दुकानें और मार्केट्स बंद कर देंगे, जिसका आज से 14 दिन के लिए जो लॉकडाउन अनाउंस किया उसमें ये मार्केट्स भी शामिल हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जी, बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर रिजवान इरफान कहते हैं कि हुकूमत फिर वही गलती करने जा रही है जो 2.5 माह पहले की थी। मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हुकूमत वही गलती दोहराना जा रही है दोबारा, जो पहले 2.5 से 3 महीने में की थी उन्होंने, पूरे कराची की मार्केटें बंद कर दी थी। दोबारा वही जो लॉकडाउन शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। तमाम जो कराची का माशी हब है वो तमाम ताजिर मार्केटें बंद कर दी गई हैं। पूरी सदर मार्केटें, एमेजन रोड मार्केट, तारिक रोड, गुलशन की मार्केटें, कायदाबाद, मलीर और तमाम तरफ की जो मेन मार्केट हब है वो बंद कर दी गई। इस तरह से नाजायज़ है। तकरीबन जो 2.5 से 3 महीने पहले मार्केटें बंद कर गई, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसका अभी तक हम लोग जो है वो भुगत रहे हैं उसका नुकसान। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। अभी जो कहते हैं कि हॉट स्पॉट नहीं है, ये कारोबारी जगह है। ये हॉट स्पॉट जो है, जो कहते हैं कोई कोरोना का पेशेंट यहाँ नहीं हुआ, ये तमाम ताजिर मार्केटें तिजारत करते हैं यहाँ लोग, यहाँ कोई रिहायशी मार्केट नहीं है। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ौरन जो है मार्केटें खोलने का ऑर्डर दें। मज़ीद खबरें भी बनाएंगे इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए समा के साथ। ऑब्जेक्टिव था वज़ीर आज़म इमरान खान का सियासत में आने का,
कि वो इस गरीब आवाम के लिए कुछ करें, इस मुल्क से करप्शन को ख़त्म करें, इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करें। सियासी इंतकाम की बात होती है यहाँ स्पीचेस के अंदर, उसकी डेफिनेशन हम भूल जाते हैं। जब पैनामा आया और इमरान खान ने पैनामा के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा कर दिया। इमरान खान मुल्क से भाग के नहीं गए या ये नहीं कहा कि मैं क्यों जवाब दूं, मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था, बल्कि इमरान खान अदालत में गए और उन्होंने 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी पेश किया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात भी दी उस कमाई पे जो हलाल की कमाई थी, जो बाहर की, और एक एक पैसा बैंकिंग चैनल्स के जरिए पाकिस्तान लेकर के आए, उस पर भी आपने एक एक पाई का हिसाब दिया और अदालत से आप सुरखरू निकले। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैनामा वालों ने आज की तारीख तक एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके, एक सबूत नहीं दिखा सके। दिखाया तो क्या, कतरी खत जो कि जाली, ट्रस्ट डीड जो कि बोगस जाली, और कहते रहे हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और निकली वो इन फ्लैट्स की असल मालिका मरियम नवाज, इन फ्लैट्स की असल मालिका निकली। अवाम के पैसे के सही इस्तेमाल के लिए बजट बनाया जाता है, ये कहना है फैसल जावेद का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के लिए 923 अरब रुपए खसारे का बजट आज पेश किया जा रहा है। कोरोना इमरजेंसी के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ शामिल नहीं। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर खान जगड़ा आज सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। बजट का हुजम 923 अरब रुपए तजवीज़, वफाक से 477 अरब रुपए, बिजली खारिज मुनाफा से 58 अरब रुपए, 49 अरब रुपए के अपने मुहासिल और 85 अरब रुपए गैर मुल्की इमदाद और कर्जों से हासिल होंगे। बजट खसारे को पूरा करने के लिए मकामी बैंकों से भी 44 अरब कर्ज लेने का प्रोग्राम है। नए बजट में सूबे की तरक्की के लिए 317 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें सूबाई ADB के लिए 104 अरब रुपए जबकि जिलाई ADB के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस। जमशुदा कबायली अजला की तरक्की पर 83 अरब खर्च करने का तखमीना लगाया गया। अगले माली साल कोरोना वबा से निपटने पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। तरक्याती बजट में सेहत के लिए 24 अरब रुपए, तालीम के लिए 30 अरब रुपए, सड़कों की तामीर के लिए 41 अरब 84 करोड़ से ज्यादा मुख्तस किए जा रहे हैं। तनख्वाहों के लिए 274 अरब जबकि पेंशन के लिए 86 अरब रुपए रखे गए हैं। नए बजट में कोई नया टैक्स शामिल नहीं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा नहीं हो रहा। अब्दुल रहमान, समा, पेशावर।